वेल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर। और चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशों से लेकर के कपड़ों तक, यानी रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं, ये सारी प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, एक चीज़ ये कि इस चैप्टर की यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और अंत में इसके जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, उनको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए प्यारे बच्चों बने रहें आप मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। इसके अलावा यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट भी लिखें आप अपने। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज। पहेली और बूझो ने वन यानी जीती, द फर्स्ट प्राइज यानी पहली इनाम, इन्हें साइंस क्विज कंपटीशन, एक विज्ञान के क्विज कंपटीशन में, हेल्ड एट देयर स्कूल, जो उनके स्कूल में आयोजित हुई थी। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथेज फॉर देयर पेरेंट्स। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बात के लिए और उन्होंने ये निश्चित किया, यानी निश्चय किया कि वो इस प्राइज़ मनी का यूज़ जो है अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने में करेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। और जब वो किसी कपड़े वाले की दुकान पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने जब लार्ज वेराइटी देखी कपड़ों की, तो वो कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या लें या किस तरह का कपड़ा लें। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथेज और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तब शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया, समझाया कि मेरी दुकान पर कुछ कपड़े तो फैब्रिक्स के हैं, मतलब कॉटन की फैब्रिक्स के हैं, और कुछ कपड़े जो है सिंथेटिक की फैब्रिक के हैं। कहने का मतलब कुछ कपड़े तो मेरे यहाँ पर जो है सूती रेशों के बने हुए हैं और कुछ जो है कृत्रिम रेशों के बने हुए हैं। ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। दुकानदार ने यह भी बताया कि उसके पास ऊन के बने हुए मफलर भी हैं, शॉल भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। उसने ये भी बताया कि उसके पास बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ भी है, यानी रेशम की साड़ियाँ भी है। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। ये बात सुन करके पहेली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए। दे टस्ट एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने हर अलग अलग तरह की जो फैब्रिक्स थी, यानी जो कपड़े थे, उनको हाथ से छू करके देखा। फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर। अंत में उन्होंने एक वूलन मफलर ख़रीद लिया एंड एक कॉटन साड़ी, और एक सूती साड़ी वहाँ से ख़रीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप। कपड़े वाले की दुकान की विजिट के बाद में जब वो घर आ गए, तो पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, यानी अपने आसपास में पहेली और बूझों ने शुरू कर दिया विभिन्न तरह के कपड़ों को नोटिस करना। दे फाउंड दैट बेड सीट्स ब्लैंकेट। उन्होंने देखा, पाया कि बेड सीट हैं, इसके अलावा ब्लैंकेट्स हैं, इसके अलावा कर्टेंस हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, यानी मेज़ पोस हैं, टॉवल्स हैं, एंड डस्टर्स हैं, यानी ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ये सारी की सारी जो मटेरियल उन्होंने देखे वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग थे और जो गनी बैग्स थे वो भी किसी तरह के फैब्रिक से बने हुए थे, एक अलग तरह की फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब उन्होंने हर चीज़ को देखा, हर तरह के कपड़े को देख करके ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि वो कपड़ा किस रेशे से बना हुआ है, कॉटन के रेशे से या सिल्क के रेशे से या जो है वूल के रेशे से, या फिर वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों कृत्रिम रेशा। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है, यानी मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप भी इस तरह कपड़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि
वो जो कपड़ा आपके सामने है या जो आप नोटिस करते हो वो किस तरह के फैब्रिक से बना हुआ है। तो आइए यहाँ पर हम अब एक्टिविटी 1 देखेंगे, वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स के अंदर वैरायटी। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। आप अपने घर के आसपास जो भी टेलर की दुकान है, कोई दर्जी की दुकान है, वहाँ पर आप जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ़्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और वहाँ टेलर के पास में से उन कतरनों को इकट्ठा करिए, कपड़ों की कतरनें जो वो काटता है स्टिच करने के लिए, मतलब सिलाई करने के लिए। तो उनको आप अलग अलग तरह के कपड़ों की कटिंग वहाँ से लेफ़्ट ओवर्स को इकट्ठी कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। और हर तरह के फैब्रिक को आप फील करिए, छू करके, कि वो किस तरह का रेशा उसमें है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स। अब जो भी आपने फैब्रिक वहाँ से लिए हैं, जो कपड़े की कतरन आपने लिए, तो उसको लेबल करने की ट्राई करो। ये पता लगाने की कोशिश करो कि एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। यानी टेलर से आप हेल्प मांग सकते हो ये पहचानने में कि ये कतरन है किस तरह के फैब्रिक की बनी हुई है, यानी कॉटन की है, सिल्क की है या फिर सिंथेटिक है। डू यू वंडर वाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको वंडर होता है कि ये अलग अलग तरह की जो फैब्रिक्स हैं वो किसकी बनी हुई होती है। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब भी आप किसी फैब्रिक की तरफ देखें, यानी किसी कपड़े की तरफ देखें, तो इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस। वो आपको एक जैसा समतल सा ही दिखाई देगा, कंटिन्यूस, यानी उसमें किसी तरह के धागे आपको दिखाई नहीं देंगे। नाउ लुक एट इट क्लोजली। लेकिन अब आप उसको गौर से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, क्या दिखाई देता है। तो ये क्या दिखाई देता है, हम एक्टिविटी 2 में इसको क्लियर करेंगे। सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक का एक टुकड़ा लीजिए, यानी एक सूती कपड़ा आप लीजिए। यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1, जो आपने अपनी एक्टिविटी 1 में पहचाना है, लेवल किया है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब उस टुकड़े में से आप पता लगाइए कोई यार्न उसमें से निकला हुआ है किसी भी सिरे में, यानी कोई धागा उसमें से यदि कोई निकल रहा है बाहर, तो आप उसको पकड़ करके बाहर निकालिए। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल। अब आपको कोई लूज यार्न उसमें दिखाई नहीं देता, कोई ढीला धागा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और निडल। तो आप एक पिन या निडल की सहायता से उसमें से एक धागा पकड़ करके निकालने की कोशिश करिए, या आप निकाल सकते हो। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो आपको पता चलेगा, हम पाते हैं कि कोई भी जो फैब्रिक है, कोई भी जो कपड़ा है, वो बना हुआ होता है यार्न्स का, जो कि आपस में एक साथ जमाए हुए होते हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। ये जो यार्न्स होते हैं, यानी जो धागे होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं। अब ये जो धागे उसमें से आपने पकड़ के जो खींचा, यार्न, यार्न का मतलब थ्रेड होता है, मतलब धागा होता है, तो वो धागे किसके बने हुए होते हैं, ये हम एक्टिविटी नंबर 3 में यहाँ पर देखेंगे। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक सूती कपड़े के पीस में से आप एक धागे को पकड़ के बाहर निकालो। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। आप उस धागे को रख दीजिए एक टेबल के ऊपर। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। और आप एक सिरे को अपने अंगूठे से दबा लो। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure 3.4। और दूसरे सिरे को आप जो है, दूसरा जो एंड है उस धागे का, उसको आप जो है रगड़िए, एक तरीके से स्क्रैच करिए उसको अपने नाखूनों की सहायता से, जैसा कि 3.4 फिगर में बताया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो क्या आप पाएंगे, यानी आपको ये क्या ये पता चलता है कि वो जो धागा है उसको जब आप स्क्रैच करते हो तो वो स्प्लिट अप हो जाता है, यानी वो एक तरीके से वो उधड़ जाता है और उसमें से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स यानी रोएं आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। आगे देखिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए निडल। ऐसा ही आप तब भी अनुभव कर सकते हैं
तब भी आप इस तरह का जो है अनुभव कर सकते हैं जब आप कोई धागा एक सुई के छेद में होकर के निकालने की कोशिश करते हैं। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज़ सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। और जब भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो उसका वो सिरा जो पिरोया जा रहा है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड में विभाजित हो गया है, यानी उसमें से अलग अलग तरह के लोहे यानी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं स्ट्रैंड्स। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। इसके कारण वो धागा उस निडल की आई में होकर के पास थ्रू नहीं होता, उसको पास थ्रू होने में परेशानी आती है, यानी धागे को पिरोने में परेशानी आती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, यानी किसी भी थ्रेड के जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, जो पतले पतले रोए हैं, दैट वी सी, जैसा कि हम देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। ये और भी छोटे और भी पतले स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं और कार्ड फाइबर्स, उनको हम फाइबर कहते हैं, मतलब रेसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइबर से जो स्ट्रैंड्स बने हुए होते हैं और उससे फिर फाइबर बनता है, और मतलब फाइबर जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं, फिर यार्न बनता है और उसके बाद में हम जो है फैब्रिक यार्न से तैयार करते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बने हुए होते हैं, मतलब धागों से बने हुए होते हैं। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और यार्न्स जो है वो फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब हमको ये पता लगाना है कि ये फाइबर हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर हैं, यानी कुछ कपड़ों के जो रेसे हैं, यानी वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, यानी ये कुछ फाइबर हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है। तो इनके जो फाइबर हैं इनको हम या तो ये हमको पौधों से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, यानी ऐसे फाइबर जो हमको जानवरों से या पौधों से प्राप्त होते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, मतलब प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी कॉटन और जूट जो है पौधों से प्राप्त रेशों के उदाहरण हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा ऊन और रेशम के जो फाइबर हैं, जो रेशे हैं, वो एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त करना, तो वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। ये जो वूल होती है, यानी जो ऊन होती है, वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? ये किसी भेड़ या बकरी की जो ऊन होती है, जो उनके बालों की जो कटाई होती है, जो मूंढते हैं, उससे हमको ये प्राप्त होती है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। वूल हमको जो है रैबिट या याक या कैमल के बालों से भी मिलती है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क हमको रेशम के कीड़े के कोकून से हम उसे निकालते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यानी हजारों सालों से ये सिर्फ जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो प्राकृतिक रेशे हैं, सिर्फ यही उपलब्ध थे हमारे लिए फैब्रिक्स बनाने के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लेकिन पिछले कुछ सालों से, कुछ सैकड़ों सालों से या और उससे कुछ ज़्यादा से, फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। ये जो फाइबर्स हैं इनको बनाया जाता है फ्रॉम केमिकल्स, यानी केमिकल्स के द्वारा, यानी रासायनिक सबस्टेंस से इनको हम बनाते हैं, यानी रासायनिक पदार्थों से। सबस्टेंस का मतलब पदार्थ, केमिकल का मतलब रासायनिक। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये किसी पौधे से या किसी एनिमल सोर्स से प्राप्त नहीं होते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, यानी कृत्रिम रेशे कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक कुछ
सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सम प्लांट फाइबर्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि कॉटन है। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी दिए के लिए या ऑयल लैम्प के लिए, जिसको हम दिए भी कह सकते हैं, क्या उसके लिए आपने बत्तियां बनाई हैं? विक्स का मतलब होता है बत्तियां, रुई की बत्तियां। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? इन विक्स को बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो इसका हम इस्तेमाल किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, हम कॉटन वूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रुई का इस्तेमाल करते हैं। और रुई का जो इस्तेमाल है वो गद्दों में, रजाइयों में और तकियों में भरने के लिए भी काम में आती है। पिलोज यानी गद्दे, क्विल्ट यानी रजाई, मैट्रेस यानी गद्दा। टेक सम कॉटन वूल, आप थोड़ी सी कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, उसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए और उसके किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो जो छोटे और पतले जो स्ट्रैंड्स यानी रुएँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कॉटन फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल हमको कहाँ से मिलती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये कॉटन वूल यानी रुई जो है, यानी जो कपास है, वो खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेज। कॉटन प्लांट्स प्राय ऐसे स्थानों पर उगाए जाते हैं हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ की क्लाइमेट गर्म होती है और जहाँ की मिट्टी ब्लैक होती है। कहने का मतलब सॉइल ब्लैक होती है और क्लाइमेट वार्म होती है, वहाँ ये कपास के पौधे उगते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? हमारे देश में क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कुछ राज्य जहाँ कॉटन उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन। यानी जो कॉटन बॉल्स होती है, यानी जो उनमें फलियाँ लगती है, उसका आकार एक लेमन की साइज़ का होता है। जिनमें कॉटन बॉल, जिसमें कपास भरा रहता है, उसको हम उसकी फली कहते हैं, कपास के पेड़ की। और उसका जो साइज़ है, जो आकार है, वो एक नींबू की बराबर का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, और जब ये पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये जो बॉल्स होती है, जो कलियाँ, यानी जो कलियाँ हैं, वो खुल जाती है, बस्ट हो जाती है, बस्ट ओपन हो जाती है, मतलब खिल जाती है, फूट जाती है। एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और उसमें जब ये खिल जाती है तो हम कॉटन सीड को उसके चारों तरफ जो है कॉटन फाइबर में लिपटा हुआ देख सकते हैं। ये इस चित्र के अंदर आप देखिए, ये एक कपास का खेत है, ये देखिए, और इस तरह ये बॉल्स फट गई हैं और इसमें से ये कपास यानी रुई आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए आगे, हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड? क्या आपने कभी कोई कॉटन फील्ड देखा है? दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो बिल्कुल तैयार है ओटने के लिए, मतलब कपास निकालने के लिए। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। यदि ऐसा जब कलियां फूट जाती है, उनमें से कपास सफ़ेद रंग का बाहर निकला रहता है, तो वो पूरा का पूरा खेत ऐसा दिखाई देता है जैसे वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक रहा हो, क्योंकि वाइट कलर की होती है ना रुई। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। यानी ये जो इनकी फलियां होती है, जो बॉल्स होती है, उसमें से कपास को प्राय हम हाथ से ही निकालते हैं, बाई हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग के द्वारा, यानी उनमें से जैसे कंघे को चलाते हैं बालों में, इस तरह इस विधि से हम बीजों से उस कपास को अलग करते हैं, रुई को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रक्रिया को जिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं, कपास का ओटना कहलाता है। जिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और हमेशा ये जो जिनिंग की प्रक्रिया होती है वो हमेशा हाथ से ही, यानी परंपरागत तरीके से हाथ से ही की जाती है।
ट्रेडिशनली का मतलब परंपरागत रूप से। दीज डेज आजकल मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर जिनिंग, लेकिन आजकल मशीनें आ गई है जिनिंग करने वाली, जिनको जिनिंग मशीन्स कहते हैं। अब देखिए जूट, ये भी एक नेचुरल फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड, ये जूट का जो फाइबर है वो प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट के पौधे के तने से। जैसा कि 3.8 फिगर में आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, ये जूट का एक प्लांट है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये जूट की जो खेती है वो रेनी सीजन में की जाती है, बरसात के मौसम में, इन इंडिया। और भारत के अंदर जूट इज़ मेनली ग्रोन, और जो जूट है वो मुख्य रूप से पैदा किया जाता है इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इन 3 स्टेट्स में ये ज़्यादातर पैदा होता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड, और ये जूट प्लांट जो होता है इसको सामान्यतः इसका हार्वेस्ट जो होता है वो कब किया जाता है, व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, यानी जब इसमें फूल खिलते हैं तब इसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर एमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, तब इस जूट के पौधे के जो तने हैं उनको काट करके पानी के अंदर एमर्स कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, यानी पानी में डाल दिया जाता है। द स्टेम्स रूट रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, तब ये स्टेम क्या है, पानी में पड़ा रहने के कारण रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, और तब हाथ से इसकी जो स्किन होती है, जो फाइबर इसके चिपका रहता है इसके तने के ऊपर, उसको पकड़ करके छील लेते हैं, अलग कर देते हैं हाथ से। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, यानी फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले इन फाइबर्स को यार्न्स में बदला जाता है, यानी इन रेशों से धागे बनाए जाते हैं। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे होता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉटन यार्न की कताई कैसे होती है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, तुम ट्राई कर सकते हो कॉटन यार्न को अपने आप बनाने में, यानी सूती धागा आप खुद तैयार कर सकते हो। एक्टिविटी 4 में ये बताया गया है। तो कैसे तैयार करना हमको सूती धागा। होल्ड सम कॉटन वूल, यानी थोड़ी सी रुई लीजिए इन वन हैंड, एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, यानी थोड़े से जो आपने रुई लिए उसको अपने हाथ और मतलब अंगूठे और उंगली से दबा लीजिए, पकड़ लीजिए उसको। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, अब धीरे धीरे उस कॉटन को आप पुल आउट कीजिए, थोड़ा खींचिए उसको दोनों हाथों से। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और धीरे धीरे आप एक हाथ से उसमें बल भी देते जाइए, ट्विस्ट करते जाइए, यानी एक तरफ से बल दीजिए, एक तरफ से पकड़ लीजिए। आर यू एबल टू मेक ए यार्न, तो आपको पता लगेगा कि आपने एक धागा तैयार कर लिया है, यानी आप क्या आप एबल होते हैं धागा बनाने में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग, तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है यार्न बनाने की किसी फाइबर से, उसे हम स्पाइनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल, यानी जो फाइबर्स होते हैं बहुत सारी रुई के, आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उनको निकाला जाता है, उनमें बल दिया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, तो इस तरीके से ये फाइबर्स आपस में मिल जाते हैं, गुथ जाते हैं, और इस तरह एक यार्न तैयार हो जाता है, यानी सूती धागा तैयार हो जाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल, जो सबसे सिंपल डिवाइस है यार्न तैयार करने का, उसे हम कहते हैं हैंड स्पिंडल, यानी हाथ से चलाने वाली तकली। आल्सो कॉल्ड तकली, इसे हिंदी में तकली भी कहते हैं, जैसा कि फिगर 3.10 में आप देख रहे हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, एक दूसरे हाथ से हम इस डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, यूज्ड फॉर स्पाइनिंग, स्पाइन करने के लिए। इस चरखा, यानी एक हाथ से चलाने वाली एक और मशीन होती है, एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जो यार्न तैयार करने के काम में आता है, उसे हम चरखा कहते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी, ये चरखे का जो यूज है इसको
पॉपुलराइज किया गया था, लोकप्रिय बनाया गया था भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में। ही एनकरेज्ड पीपुल, उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, टू वियर क्लॉथेज मेड ऑफ होम स्पन यार्न, कि आप घर में कते हुए यार्न के बनाए हुए कपड़े ही पहने, टर्म्ड एज खादी, जिसे खादी नाम दिया गया, एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्लॉथ है, यानी बाहर से जो कपड़े आया करते थे उस समय, वो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की मिलों से आते थे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956, यानी उसे पॉपुलराइज कराने के लिए और प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक बॉडी स्थापित की, एक जो है बनाया, एक बोर्ड बनाया जिसे खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन कहते हैं, जो 1956 में बनाया गया था। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर जो कताई होती है यार्न की, इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन्स, वो बड़ी बड़ी स्पाइनिंग मिल से की जाती है। आफ्टर स्पाइनिंग के बाद में यार्न्स आर यूज्ड, यार्न्स का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़े बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे यार्न टू फैब्रिक, यानी यार्न से कपड़े कैसे बनते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, यानी फैब्रिक से यानी यार्न से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, तो इसके जो दो मुख्य प्रोसेस है, जो दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, वो एक तो होती है वीविंग और एक होती है निटिंग, यानी एक होती है बुनाई और एक होती है जो है एक तरीके से निट करना किसी चीज़ को, वीविंग। अब ये वीविंग कैसे होती है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया हो सकता है, दैट ए फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स, कि एक कपड़ा जो है यार्न्स के दो सेटों से बनता है। अरेंज टुगेदर, साथ साथ जिनको जो है अरेंज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर, यानी 2 यार्न के सेटों को व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, टू मेक ए फैब्रिक, जिससे कपड़ा बनाया जाता है, इस कॉल्ड वीविंग, उसे हम वीविंग करना कहते हैं। जो जुलाई करते थे पहले, वीविंग यानी बुनाई करना। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, आइए हम कुछ जो है कागज़ की स्ट्रिप्स को बुनने की कोशिश करते हैं। और ये एक्टिविटी 5 में आप देखिए तो कैसे हम कागज़ की स्ट्रिप्स को आपस में वीव करते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की 2 पेपर सीट लीजिए, यानी पेपर के यानी कागज़ लीजिए आप। कट स्क्वायर पीसेस, अब आपको क्या करना है, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ, लंबाई में आप चौकोर जो है खाने काटिए, एंड विड्थ, और लंबाई चौड़ाई में बराबर के खाने आप काट लीजिए उसमें, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बराबर के 30 सेंटीमीटर के, फ्रॉम ईच सीट, प्रत्येक सीट में से। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स, अब आपको दोनों ही सीटों को फोल्ड करना है, इनटू हाफ, आधे में, यानी आधा उसको बना देना फोल्ड करके, मोड़ करके। ऑन वन सीट ड्रा लाइन्स, एक सीट के ऊपर लाइन खींच दीजिए, एज शॉन इन द फिगर 3.12, जैसा कि फिगर 3.12 में जो लाइन खींची हुई है, इसी तरह की आप लाइन उसमें खींच दीजिए एक सीट के ऊपर। एंड ऑन द अदर, और दूसरे के ऊपर, एज शॉन इन फिगर 3.12 बी, और उसमें आप 3.12 बी में जैसा दिखाया गया उस तरह की लाइन आपको उसमें खींच देनी है। कट बोथ द सीट्स
दोनों ही सीटों को आपको काटना है अलोंग द डॉटेड लाइंस, जहाँ भी आपने लाइन खींची है वहाँ से, एंड देन अनफोल्ड, और फिर आपको उसको अनफोल्ड करना है, सीधा करना है सीटों को। बीव द स्ट्रिप्स, अब आपको स्ट्रिप्स को बीव करना है, बुनना है वन बाई वन, एक एक करके, थ्रू द कट्स में होकर के, इन द सीट ऑफ पेपर की सीट में होकर के, एज शॉन इन द फिगर 3.12C, जैसा कि 3.12C के अंदर दिखाया गया है। फिगर 3.12D शोज, अब जैसा कि चित्र 3.12D में दिखाया गया है, द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स, जब हम सारी स्ट्रिप्स को आपस में बुन देंगे तो जो पैटर्न आपको दिखाई देगा वो 3.12D जैसा दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3.D में ये इस तरह का फिगर आपको दिखाई देगा। आगे देखिए, यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, जैसा कि फिगर 3.14 में बताया गया है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, अब पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए जो आपने यहाँ पर देखा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी मोजे जो ख़राब हो गए हैं उनमें से कभी कोई धागा खींचा है। वाट हैपन्स, जब हम किसी फटे पुराने मोजे में से या सॉक्स में से जब कोई धागा किसी यार्न को पकड़ के खींचते हैं तो ये सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, तो हम देखते हैं कि उसमें वो जो धागा आप पकड़ के खींच रहे हैं वही एक ही धागा खिंचता हुआ चला जाता है लगातार, एज द फैब्रिक्स गेट्स अनरेवल्ड, और इस तरह वो जो फैब्रिक है जिसमें से आप पकड़ करके खींच रहे हैं धागे को, वो इस तरह उधड़ती चली जाती है, अनरेवल्ड होती चली जाती है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स, तो जो मोजे होते हैं और कई इसी तरह की जो दूसरे क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं, आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स, ये निटिंग फैब्रिक से बने हुए होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स, अब ये जो निटिंग की प्रक्रिया है ये हाथ से भी होती है और मशीनों से भी होती है। यहाँ पर हमने एक टुकड़ा छोड़ दिया था निटिंग का, दोबारा से देखते हैं इसको। निटिंग, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो स्वेटर आप पहनते हैं वो किस तरह निट हुए हैं, यानी वो कैसे बनाए गए हैं। इन निटिंग, निटिंग के अंदर क्या होता है, ए सिंगल यार्न इज, एक ही सिंगल यार्न होता है, यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, किसी भी पीस ऑफ फैब्रिक यानी एक फैब्रिक के पूरे पीस को बनाने के लिए एक ही धागे का यूज़ किया जाता है। आगे दोबारा से हम इसको पढ़ रहे हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न, क्या आपने कभी कोई धागा खींचा है फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, किसी ख़राब मोजे में से, किसी जो है यूज्ड मोजे में से जो ख़राब हो गया है। व्हाट हैपन्स, तो आप क्या देखते हैं, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, तो आप देखेंगे कि एक ही धागा खिंचता हुआ चला आता है लगातार, एट द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, और आपकी जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, जो जिसका वो मोजा बना हुआ है, वो अनरेवल्ड होता चला जाता है, यानी उधड़ता हुआ चला जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग्स, इसकी जैसे कि सॉक्स हैं और भी इसी तरह के दूसरे जो कपड़े हैं कुछ प्रकार के आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स, ये निटेड फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स, अब ये निटिंग की जो प्रक्रिया है वो हाथ से भी होती है और मशीनों के द्वारा भी होती है। यहाँ पर पहेली आपसे एक सवाल पूछ रही है। पहेली वांट्स टू नो, पहेली ये जानना चाहती है कि इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स, क्या आपने कोई इस तरह की फैब्रिक देखी है, दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, वाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, यानी कोकोनट आपने देखा है, कोकोनट के ऊपर भी कुछ बाल से उगे हुए रहते हैं, जिनको हम कोकोनट के ऊपर जो बाल से होते हैं, जो रोएँ होते हैं, वो भी एक तरह की जो है फैब्रिक्स है, कहने का मतलब वो भी फाइबर हैं, और जिससे वो पूरा का पूरा नारियल पूरी तरह से ढका रहता है,
तो क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि उनका यूज किस काम में होता है? तो आप जानते हैं कि सोफ़े बनाने में उसका यूज़ होता है, सोफ़ों में वो भरी जाती है, मैट्रेसेस में भी भरा जाता है। नारियल का जो जो फाइबर होते हैं उनसे हम सोफ़े वगैरह में भरते हैं, हमारे गद्दों में, तकियों में भी भरते हैं। आगे देखिए, निटिंग एंड वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग का यूज जो है अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, यानी अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में इनका यूज़ होता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, और इन फैब्रिक से का जो यूज़ होता है वो वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम बनाने में काम में आता है, यानी अलग अलग तरह के कपड़े इनसे बनाए जाते हैं। अब देखिए 3.6 में हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री हम यहाँ पर समझेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए हम आगे का हिस्सा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें अगले वीडियो का। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।